सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम स्टार्टेड। तो आज की क्लास में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पूरे ध्यान से समझेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की वर्डिंग क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जो भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाने वाले हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हम फोर्स अप्लाई करने वाले हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है उसके रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। ठीक है ना। तो मैं इसको लिख रहा हूं यहां पे, आप ध्यान से समझेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, according to the second law of motion, the magnitude of applied external unbalanced force is directly proportionate to the rate of change in momentum. ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से इसको समझेंगे। हाँ, मैं आपको यही चीज बताने जा रहा हूं अभी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, वेट अ मिनट। जैसे कि हम लोगों ने एक चीज देखी कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है वो हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक, अगर मैं इसी फॉर्मूले को आगे जाके थोड़ा और डराइव करूं तो कैसे डराइव करूंगा। हम लोगों को अच्छे से पता है कि ए का जो मतलब होता है वो होता है v माइनस यू अपॉन टी। v का मतलब क्या होता है, a का मतलब होता है v माइनस यू अपॉन टी। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम फॉर t। ठीक है ना, t फॉर टाइम। ओके, नाउ m, a का फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, v माइनस यू अपॉन टी। अब हम क्या करेंगे, m को ओपन कर लेंगे यहाँ पे, mv माइनस mu अपॉन टी। अब आपको अच्छे से पता है कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मेरी बात सुनेंगे। मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा हुआ है कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है ना। अब अगर यहां पर हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे तो मोमेंटम इनिशियल हो जाएगा, अगर वेलोसिटी फाइनल लेंगे तो मोमेंटम भी फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम ले रहे हैं इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू m इंटू इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम का मतलब हो जाएगा हमारा m इंटू फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हुआ हमारा फाइनल मोमेंटम और ये हुआ हमारा इनिशियल मोमेंटम। अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम। हम निकाल रहे हैं चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। आपको मैंने बताया हुआ है किसी भी चीज को, किसी भी चेंज को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें, आप लोग याद कर लो, ये आपको टेंथ में भी काम आएगा। किसी भी चेंज को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। उसके आगे क्या लग जाता है, रेट ऑफ लग जाता है। इसका मतलब ये है कि वो जो चेंज हो रहा है वो पर टाइम, पर आवर, पर सेकेंड कितने उससे चेंज हो रहा है, तो मतलब रेट बताता है हमको, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, कि मोमेंटम में किस रेट से चेंज आ रहा है। तो इससे मैं क्या बोल दूंगा इसको, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं, अगर मैं यहाँ पे कहीं पर भी इक्वल्स टू ना लगाऊं और मैं यहाँ पे क्या लगाऊं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या लगाऊं, ऐसे, इसको बोलते हैं डायरेक्टली
प्रोपोर्शनेट, इसको ऐसे बोलते हैं वर्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। तो यहां से मुझे एक बात क्लियर होती है कि जो मेरे सेकंड लॉ की वर्डिंग है ना, बिल्कुल क्लियर है कि द फोर्स इज, अगर मैं सिर्फ मेन बात आपको कहूं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब ये कि मैं इसको एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दूं तो F फॉर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये सिंबल जो मैंने लगाया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। दैट मीन्स ये फॉर्मूला ही हमारा इस डेफिनेशन को समझा रहा है। जो हमारा फोर्स का हम लोगों ने एक फॉर्मूला रट्टा मारा था कि F इज इक्वल टू ma, उसी से हमारा ये पूरा डेरिवेशन हुआ है। अब आप एक चीज सोचो, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या कहना चाहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर किसी चीज को बढ़ाओगे तो वो दूसरी चीज भी बढ़ जाती है। इसका मतलब उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, उन दोनों के बीच में जो संबंध है वो सीधा संबंध है, मतलब प्रत्यक्ष संबंध है। हिंदी के लिए प्रत्यक्ष रूप से समानुपाती, ऐसे बोलते हैं कि जो बल है वो किस दर से आपका संवेग में परिवर्तन हो रहा है उसके समानुपाती है। ऐसी लैंग्वेज लिखी होगी। तो मतलब ये होता है कि जिस रेट से आप फोर्स लगाओगे उसी रेट से आपका मोमेंटम चेंज होगा। तो मतलब अगर आप बॉल को धीरे फेंकोगे तो मोमेंटम धीरे होगा, अगर आप बॉल को तेज फोर्स से फेंकोगे तो मोमेंटम भी तेज रेट से होगा। इसका मतलब जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद हमारी पॉइंट आता है एक, जैसे मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं कि ध्यान से समझना इस पॉइंट को भी, कि फोर्स इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। आप लोग एक चीज सोचो, मैथ सब लोगों ने पढ़ी है, मैथ्स में अगर आप लोगों को एक चीज बताई जाए कि भाई मैं कहूं कि कोई नंबर है 1, 1 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है। अगर मैं इस नंबर को आधा कर दूं तो क्या होगा बताओ? अब इनमें क्या रिलेशनशिप है? इसके नीचे 1 है, कौन बड़ा है दोनों में से? ये वाला बड़ा है। वेरी गुड, ऐसा नहीं होता, ये बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? 1/1 इज ग्रेटर देन 1/2। कैसे? क्योंकि ये अभी भी 1 है और ये आधा हो गया है ना, ये अभी भी 1 है वो आधा हो गया। मतलब नीचे का नंबर जितना बढ़ता जाता है उतना नंबर छोटा होता जाता है। आपको मैं कहूं कि बेटा पूरा केक लोगे या आधा केक लोगे, बताओ ज्यादा क्या? पूरा। ये तो अंधे को भी पता है, इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 1/2, लेकिन पीयूष कहता है कि ये ज्यादा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर मैं कहूं कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, 1/2 बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने एक केक लिया उसके आधा हिस्सा किया, या फिर मैंने एक केक लिया और मैंने उसके कर दिए 3 हिस्से, तो आपको तीसरा हिस्सा ज्यादा बड़ा लगेगा या आधा हिस्सा? ऑब्वियसली आधा। तो सिंपल सी बात यह है कि नीचे जितना नंबर आप बढ़ाते जाओगे उतना ही आपका नंबर छोटा होता रहेगा, है ना। इसका मतलब है कि पहले आपने उसको 2 में डिवाइड किया, अब आप उसको 3 में डिवाइड कर रहे हो। सिंपल भाषा सोचो ना, पहले 2 से डिवाइड किया मतलब दो लोगों में बांटा, अब 3 लोगों में बांट रहे हो तो ऑब्वियसली कम हिस्सा मिलेगा। तो ऐसे अब यहाँ पे इस चीज को छोड़ दो और अब इधर आ जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? टाइम नीचे है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स कम होता जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स इज इनवर्सली रिलेटेड विद टाइम। फोर्स इज इनवर्सली रिलेटेड विद टाइम। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब बॉल किसी कौन होते हैं वो, जो बॉलर होता है, बॉलर है ना, या कोई भी बंदा है, जैसे बॉल आप किसी को बॉल फेंक के दे रहे हो या बॉल ऐसे कर रहे हो, बंदे को कैच करनी होती है, बॉल कैचर बोल दो, जो कैचर ऑफ द बॉल होता है, जब बॉल को कैच कर रहा होता है वो तो अपने हाथ को यूं करके कैच करता है या यूं करके कैच करता है? यूं करके कैच करता है। क्यों यूं क्यों करता है कैच? वो अपने हाथ को पीछे के लेके जाता है, बल्कि उसको जल्दी कैच करनी चाहिए आगे जाके,
वो आगे जाके इसलिए कैच नहीं करता क्योंकि उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, और जैसे जैसे वो टाइम टाइम बढ़ाता जाएगा ना बॉल के नीचे आने का, वैसे वैसे उसका फोर्स कम होता जाएगा। टाइम बढ़ाने से टाइम बढ़ाने से फोर्स कम लगता है? बहुत फर्क पड़ता है बेटा। ठीक है, तो रुको एक मिनट, डाउट पूछने दो। हाँ वो तो देखो, वो तो फ्री फॉल है, दैट इज अ फ्री फॉल। फ्री फॉल में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली एस्केलेरेशन से गिरता है, नीचे आते आते उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, स्पीड बढ़ती जाती है। मोमेंटम नहीं कह रहा। हाँ, बॉल बॉल तो इतनी तरीके फेंकी है, तो हम बॉल को कैच करने के पर्पज से तो कैच कर रहे हैं ना उसको, तो हम कैच करेंगे तो हम उसको हाथ को पीछे कर लेंगे। एक आपने देखा होगा कि जो लोग एकदम से स्लैब तोड़ते हैं, जो ऐसे करके तोड़ते नहीं है, वो ईंट, पूरी ईंट की ईंट तोड़ देते हैं, तो वो एकदम से झटके से तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम टाइम लेते हैं और फोर्स ज्यादा लगाते हैं। कम टाइम फोर्स ज्यादा, टाइम ज्यादा फोर्स कम, तो मतलब टाइम और फोर्स में कैसा रिलेशनशिप हुआ? विपरीत संबंध हुआ। मतलब अगर आपका फोर्स बढ़ेगा तो आपका टाइम घटेगा। तो इसमें सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? इफ टाइम इज मोर, the force will be less, and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा, है ना, कि अगर टाइम ज्यादा तो फोर्स कम तो टाइम ज्यादा, और टाइम कम तो फोर्स ज्यादा। सिंपली you have to do this question. This is based on the second law of motion. We have started doing numericals from here. Numerical number 1 we are doing. Please read this question very carefully. ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जो भी इसको बाद में देखेंगे वो इसको प्लीज पॉज करके फिर कोशिश करो पहले खुद से, और फिर दोबारा जब मैं एकदम से कराना स्टार्ट कर देता हूँ तुम्हारे सामने, तो लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए। शुड स्टॉप द वीडियो एंड डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है? एक मोटरसाइकिल का मास है, देखो आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ ही लिया आप लोगों ने, मैंने आपको काफी टाइम दे दिया। मोटरसाइकिल ऑफ मास 2000 kg इज मूविंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल रोड। एक प्लेन सड़क पर एक मोटरसाइकिल चल रही है, ठीक है ना, दिस इज अ मोटरसाइकिल मूविंग ऑन अ प्लेन सड़क। ठीक है, नाउ with a uniform velocity, if this motorcycle has to stop with a negative acceleration, अगर उसको रुकना हो तो मतलब क्या है, मास कितना दिया हुआ है आपको और एक्सेलरेशन नेगेटिव दे रखी है। ठीक है, तो आपको बताना है कितना फोर्स लगेगा। तो आप लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास है आपका 2000 एंड एक्सेलरेशन है आपकी, माइनस में लेनी है आपको। यहाँ पे साफ साफ क्या बोला हुआ है, वर्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन को ध्यान देंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन भी आपको करना है पॉज करके, और आप लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए हमें मास कितना दिया हुआ है आपको, 800 kg, और क्या बोला गया, फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, 200 न्यूटन। आपको बोलते हैं कि कितनी इसकी एक्सेलरेशन होगी। तो आप लोग क्या करोगे, सिंपली फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे, एम इंटू ए। फोर्स की जगह पे फोर्स डाल दीजिए, एम की जगह पे एम डाल दीजिए, और ए को ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर ये 800 कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, 2 4 जा 8, 1/4। तो इसको आप लिख सकते हो 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, प्लीज डू इट।
प्रिय भाई, पढ़ लिया बच्चे, खत्म हो गया चैप्टर। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स तुम्हें कैसे मिलते हैं करने को? ट्राई दिस क्वेश्चन ऑल्सो, दिस इज थर्ड क्वेश्चन ऑफ द क्लास टुडे। देखिए, अब बस ऑफ मास, बस का मास कितना दिया हुआ है आपको? 5000 kg। ओके, ये दिया आपको। ये रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, मतलब 0 है इसका इनिशियल, फिर रोल डाउन करती है, मतलब लुढ़कती हुई जाती है हिल्स में। इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, एस कितना दिया हुआ है आपको? 200 मीटर। टाइम कितना दिया हुआ है आपको? 10 सेकेंड्स। ठीक है, फिर बोला है एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं बच्चे? तो आप एक काम करो, आपको फोर्स कुछ दिया ही नहीं है ना, आपको मास दे दिया गया है और यू, एस और टी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्या आप लोगों को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। आप वो लगाएंगे इसके अंदर, तो u आपका 0, t आपका 10, हाफ, a आपको दिया नहीं है, ये आपका 200 है, तो t आपका 10 का स्क्वायर है। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया। 200 इज इक्वल्स टू 100 का आधा, 100 का आधा 50 हो गया। 50 को नीचे ले आएंगे, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, फोर्स का फॉर्मूला क्या लगेगा? फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए, दिस इज 5000 एंड एक्सेलरेशन इज 4, इट विल बी 20,000 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा फटाफट से। इसके बाद हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। अब टाइम हो चुका है। एन आयरन स्फेयर, एक गोला है लोहे का 1 किलो का, इज मूविंग ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। मतलब कि आपको इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया हुआ है बच्चे, ध्यान से समझिएगा। मतलब बोला हुआ है मास इज 1 kg। ठीक है, और वेलोसिटी यू कितनी दी हुई है आपको? 20 मीटर पर सेकेंड। और सीमेंटेड रोड पे उसको हम चला रहे हैं और ये रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन। आपको निकालना है फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन। यहां पर हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, और एस डाल देंगे यहाँ पे 50, बी स्क्वायर है आपका 0, यू है आपका 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100a माइनस 400। 20 का स्क्वायर 400 होता है, आपको पता होना चाहिए, अपॉन 100। 0 0 काट दिया, ए आपका नेगेटिव आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आप क्या करते हो, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 1 और एक्सेलरेशन है माइनस का 4, तो आपका -4 न्यूटन्स का फोर्स लग रहा है। दिस इज योर आंसर। ओके, so we stop our video here and please revise this at home and repeat. Thank you.